अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर को, और इस बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आप देख सकें लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नॉलेज बूस्टर उमेश सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखित एक ट्रेजी कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस, यानी वेनिस का सौदागर। इसका प्रकाशन मित्रों सन 1600 में हुआ था और इसमें विलियम शेक्सपियर ने दो प्रकार के कथानकों यानी ट्रेजिडी और कॉमेडी का मिश्रण कर कर इसको बनाया है। और इस ट्रेजी कॉमेडी में कुल 5 एक्ट और उन 5 एक्ट में 20 सीन हैं। एक्ट 1 में 3 सीन हैं, जबकि एक्ट 2 में 9 सीन हैं, एक्ट 3 में 5 सीन हैं, एक्ट 4 में 2 सीन हैं, जबकि एक्ट 5 में केवल 1 ही सीन है। यानी कुल 5 एक्ट में विभाजित ये कहानी 20 सीनों को मिलाकर बनी है। इस कहानी में 2 प्रकार की कथानकों यानी 2 प्रकार की कथाओं का समावेश अर्थात मिश्रण किया गया है और ये कहानियाँ आपस में एक दूसरे से मिली हुई यानी गुथी हुई हैं। पहली कहानी है बॉन्ड स्टोरी यानी अनुबंध पत्र की कहानी, और इस कहानी का अंत शाइलॉक की हार पर होता है। जबकि दूसरी कहानी है कैस्केड स्टोरी यानी कि पेटिका वाली कहानी, और इस कहानी का अंत बेसेनियो की पोर्शिया से शादी के बाद समाप्त होता है। मित्रों, कहानी कुछ इस प्रकार से शुरू होती है कि इटली के नगर वेनिस में हम देखते हैं एक्ट 1 और सीन 1 की शुरुआत में कि एंटोनियो अपने मित्र सेलेनियो और सेलेनियो से मिलते हैं। एंटोनियो काफ़ी दुखी हैं, लेकिन वह अपनी उदासी के कारण के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। उनका मित्र सेलेनियो सोचता है कि एंटोनी अपने जहाज़ों के बारे में चिंतित हैं, क्योंकि एंटोनी का मुख्यतः काम अपने जहाज़ों से एक देश से दूसरे देश को माल भेजना और फिर वहाँ से माल को मंगवाना है। तो शायद उसे यह आशंका है कि उसके माल वाले जहाज कहीं समुद्र में ना डूब गए हों, लेकिन एंटोनी ऐसी किसी भी बात से मना कर देता है। फिर सेलेनियो कहता है कि एंटोनियो का दुख का कारण शायद किसी और से प्रेम का संबंध भी हो सकता है, किंतु एंटोनी भी इस तर्क से सहमत नहीं है और वह इसे भी मना कर देता है। अब इसी दृश्य में हम देखते हैं कि एंटोनियो के मित्र बेसेनियो अपने 2 मित्रों ग्रेशियानो और लोरेंजो के साथ प्रवेश करते हैं। ग्रेशियानो कहता है कि एंटोनी बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति है, लेकिन एंटोनी जो है उस महिला के बारे में जानने के लिए ज़्यादा उत्सुक है जिससे कि बेसेनियो अपने मित्रों के साथ अक्सर मिलने जाया करता है। बेसेनियो सबके सामने ये बात कहने से मना कर देता है, उस महिला का जिक्र करने से मना कर देता है, लेकिन जब सारे बाकी मित्र वहाँ से चले जाते हैं तब बेसेनियो एंटोनियो से उस महिला के बारे में बताता है और कहता है कि वह बहुत सुंदर बेलमोंट में रहने वाली नवयुवती है जिसका नाम पोर्शिया है और वह उससे प्रेम करता है और उससे विवाह करना चाहता है, लेकिन उससे विवाह करने में उसके सामने सबसे बड़ी अड़चन है धन की, क्योंकि वह एक धनी उत्तराधिकारी है और उससे शादी करने के लिए सभी जगह से लोग राजा राजकुमार वगैरह आ रहे हैं और उससे वहाँ शादी का प्रस्ताव रखने के लिए उसे उनके समान होने के लिए महंगे उपहार पुरस्कार लेके जाने होंगे, जिसके लिए उसके पास धन नहीं है। इसीलिए वह एंटोनी से आशा करता है कि वह पूर्व की भांति, जैसा कि पहले भी एंटोनी बेसेनियो की मदद पैसे से करता रहा है, वो इस बार भी उसकी कुछ मदद करे। परंतु एंटोनी उस समय यह कहकर उससे बात को ख़त्म करता है कि मेरे पास इस समय नकद पैसे नहीं हैं, क्योंकि मैं अपना सारा पैसा अपने व्यापार पर लगा दिया है। लेकिन अगर वह एंटोनी की जिम्मेदारी पर, एंटोनी की साख पर किसी और से पैसा प्राप्त कर सके तो उसे इसमें कोई हर्ज या किसी प्रकार का ऐतराज नहीं होगा। इसीलिए वह बेसेनियो को अनुमति देता है कि वह एंटोनी की साख पर किसी और व्यक्ति से पैसा उधार ले ले। दूसरे सीन में हम देखते हैं
कि पोर्शिया बेलमोंट में अपनी सेविका नेरिसा के साथ वार्तालाप कर रही है। पोर्शिया उसे बताती है कि वह इस भौतिक संसार में खुश नहीं है। वह कहती है कि वह इतना धनवान होने के बावजूद अपने सुख को प्राप्त करने में असमर्थ है। नेरिसा कहती है कि वह एक बहुत ही धनवान, सुंदर, सुयोग्य कुमारी है, फिर उसे इस संसार में किस बात का दुख है। वह कहती है कि वह यूं तो सभी प्रकार से सुखी है, लेकिन उसे अपने पति को चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। तब नेरिसा कहती है कि उसके पिता एक गुणवान और धैर्यवान व्यक्ति थे। निश्चित रूप से उन्होंने पोर्शिया के पति को चुनने की जो परीक्षा निर्धारित की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक सोने की पेटी है, एक चांदी की पेटी है और एक रांगे की पेटी है। इन तीनों पेटियों में से किसी एक में पोर्शिया का फोटो है और जो उस सही फोटो वाले बॉक्स को चुनेगा वही पोर्शिया के लिए सर्वोत्तम वर यानी पति होगा। ये जो पहेली उन्होंने पोर्शिया के शादी के लिए रखी है, निश्चित रूप से उन्होंने कुछ सोच विचार के ही यह कार्य किया होगा, इसीलिए उसे अपने पति के विषय में ज़्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। नेरिसा पोर्शिया के वहाँ पर आए विवाह के इच्छुक लोगों के बारे में पोर्शिया से उनकी राय जानना चाहती है, जिनसे पोर्शिया पहले मिल चुकी है और वह इनके बारे में जानती है। नेरिसा के अनुसार भी बेसेनियो एक सुयोग्य व्यक्ति है जिससे उसे शादी करनी चाहिए। सीन 3 में हम देखते हैं कि शाइलॉक और बेसेनियो आपस में बातें कर रहे हैं। बेसेनियो शाइलॉक से 3000 ड्यूकेट्स, ये वहाँ का सिक्का है, ड्यूकेट्स 3 माह के लिए एंटोनियो की जमानत पर उससे लेना चाहता है। शाइलॉक एंटोनी से घृणा करता है। शाइलॉक का एंटोनी से घृणा करने की कई वजह हैं, जिसमें मुख्य वजह है कि शाइलॉक एक यहूदी है जबकि एंटोनी एक क्रिश्चियन है। दूसरा कारण है कि एंटोनियो अपने जरूरतमंद लोगों को बिना ब्याज के ही पैसा उधार दे देता है, जबकि शाइलॉक उच्च ब्याज दर पर पैसा उधार देता है, जिसके वजह से एंटोनियो उससे घृणा करता है और शाइलॉक की भी पैसे की हानि होती है। जब शाइलॉक को ये पता चलता है कि बेसेनियो जो पैसा लेगा उसके लिए जमानत के तौर पर एंटोनी जिम्मेदार होगा, तो वह उससे कहता है कि ये बहुत अच्छा है कि अगर एंटोनी उसके लिए जमानत देने को तैयार हैं, और वह मनी मन एंटोनियो से बदला लेने का फैसला करता है, क्योंकि अब वह प्रसन्न है, ये उसे एक अच्छा मौका मिला है जिससे वह एंटोनी से बदला लेगा। अतः वह एंटोनी को पैसा देने को तैयार है, लेकिन वह उससे एक अनुबंध पत्र पर साइन करने को कहता है। शाइलॉक एंटोनी से घृणा करता था, अब वह इससे बदला लेने का अच्छा मौका ढूंढ चुका है, इसीलिए वह उससे बातों में कहता है कि वह उससे कोई ब्याज नहीं लेगा, लेकिन उसे एक बॉन्ड पर साइन करने होंगे, और उस बॉन्ड में सिर्फ इतना लिखा है कि अगर वह समय पर पैसा नहीं दे पाएगा तो वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट लेगा। बेसेनियो इस बात का विरोध करता है कि एंटोनी ऐसे किसी बॉन्ड पर साइन ना करे, लेकिन एंटोनियो कहता है यह पूर्व में ही मेरे लिए घृणा का पात्र था और आगे भी रहेगा, इसलिए मुझे इससे कोई और उम्मीद नहीं है। तुम जाओ, 2 ही महीने में मेरे सारे जहाज वापस आ जाएंगे और मैं अपना पैसा इसके मुंह पर फेंक कर अपना काम पूरा कर दूंगा, इसीलिए तुम अपना इससे पैसे ले लो। अतः शाइलॉक 3000 ड्यूकेट्स 3 महीने के लिए इस अनुबंध पत्र पर साइन करा कर देता है कि यदि बेसेनियो समय पर पैसा नहीं लौटा पाता है तो वह उसके एंटोनी के शरीर से 1 पाउंड मांस काटने का हकदार होगा। एक्ट 2 बेलमोंट में पोर्शिया के घर से दिखाई देता है, जहां पर मोरक्को का राजकुमार, जो एक अविकसित देश से आया हुआ है, काले रंग का राजकुमार है, और वह पोर्शिया को अपने शारीरिक बल और धैर्य की कहानी सुनाकर प्रभावित करने का प्रयत्न करता है, और वह यह भी कहता है कि पोर्शिया उसे उसके काले रंग के कारण विवाह करने से मना ना करे, क्योंकि ये जो काला रंग है यह उसके लिए गर्व की बात है।
क्योंकि उसके देश में उसके रंग की वजह से ही उसे अनेक सुंदर युवतियां विवाह करने के लिए इच्छुक हैं और अत्यंत प्रेम करती हैं, क्योंकि वह बहुत शक्तिशाली है। लेकिन पोर्शिया कहती है यहाँ उसके रंग या फिर उसकी वीरता का यहाँ विवाह में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, क्योंकि उसे विवाह करने के लिए पहले उसके पिता द्वारा निर्धारित की गई पहेलियों को हल करना होगा। अगर वह उस पहेली को हल कर देगा तो वह ना उसके काले रंग की चिंता करेगी, ना उसके शूरवीरता या शौर्य की, वह उससे शादी करने के लिए सहमत होगी। सीन 2 में हमारा परिचय लॉन्सलॉट गब्बो से होता है। लॉन्सलॉट गब्बो एक मूर्ख मजाकिये की भूमिका यहाँ अदा कर रहा है, जो कि शार्लॉक के यहाँ सेवक के रूप में कार्य करता था। लेकिन वहाँ कार्य करते हुए वह शार्लॉक की बेटी जेसिका के बारे में ही सोचता रहता था। वह मन ही मन उससे विवाह करना चाहता था, लेकिन शार्लॉक के यहाँ काम करते करते वह कुछ दुखी हो गया था, अतः वह उसकी नौकरी छोड़ना चाहता था। और लॉन्सलॉट अपने पिता को अपने इस निर्णय के बारे में बताता है। शुरुआत में वह उसे मना करता है, लेकिन तर्क देने जाने पर जब लॉन्सलॉट उसे तर्क देता है तो वह सहमत हो जाता है और वह अपने पिता के साथ बेसेनियो के यहाँ जाता है। बेसेनियो से निवेदन करता है और उसका पिता उसे उपहार में कुछ बत्तखें भी देता है जो वह उसके मालिक के लिए लाया था। अतः बेसेनियो खुश हो जाता है और उसे भी अपने साथ बेलमोंट ले जाने की अनुमति दे देता है। इसी बीच ग्रेसियानो भी वहां आकर बेलमोंट जाने के लिए निवेदन करता है। बेसेनियो ग्रेसियानो को चेतावनी देता है कि वह अभद्र भाषा का प्रयोग ना करे और वहां ना फालतू बोलने की कसम खाए, तब तो वह उसे ले जाएगा। और इस प्रकार ग्रेसियानो भी वहां पर जाने के लिए तैयार है। सीन 3 में हम देखते हैं कि लॉन्सलॉट और जेसिका आपस में बातें कर रहे हैं। जेसिका, जो कि शार्लॉक की पुत्री थी, वह बहुत दुखी है, क्योंकि उसे ये पता चलता है कि लॉन्सलॉट अब उसके पिता के यहाँ से नौकरी छोड़ रहा है और बेसेनियो के यहाँ जा रहा है। लेकिन वह खुश है, क्योंकि अब उसके मन का एक मकसद यहाँ पूरा होने को है। जेसिका लोरेंजो से, जो कि बेसेनियो का मित्र है, उससे प्रेम करती थी और लोरेंजो भी जेसिका से प्रेम करता था। लेकिन शार्लॉक उनके विवाह को इच्छुक या राजी नहीं था, क्योंकि लोरेंजो एक क्रिश्चियन था। इसीलिए वह मन ही मन इस प्रेम को दबाए हुए थे। लेकिन जब जेसिका को ये पता चला कि लॉन्सलॉट अब वह नौकरी छोड़कर बेसेनियो के पास जा रहा है, अर्थात लोरेंजो के पास जा रहा है, तो वह मन ही मन खुश होती है और उससे कहती है कि वह वहां जब जाए तो उसका इस पत्र को वह लोरेंजो को अवश्य दे दे। ठीक है। और उस लोरेंजो के लिए उसने पत्र में लिखा है कि वह उसके साथ भाग जाने को तैयार है, उसके साथ भागकर शादी करने को तैयार है, उसके साथ ईसाई बनकर, उसकी पत्नी बनकर घर में रहने को तैयार है। वह अपने यहूदी पिता से बहुत दुखी है। सीन 4 में हम देखते हैं कि लोरेंजो, ग्रेसियानो, सेलेरिनो और सेलेनियो ये सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। ग्रेसियानो इस बात के लिए चिंतित है कि अभी बेलमोंट जाने से पहले वह जो यहाँ पर वेनिस में मित्रों को दावत देने का एक आयोजन कर रहे थे, उसमें नाटक का मंचन होने की कोई व्यवस्था नहीं हो पाई है। लॉन्सलॉट तभी मंच पर आता है और आकर वह लोरेंजो को पत्र देता है। लोरेंजो पत्र को पढ़ता है और उसे पता चलता है कि जेसिका उसके साथ भाग जाने को तैयार है। और वह जब ये बात अपने मित्रों से बताता है तो सभी मित्र उसके इस कार्य में उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन लोरेंजो इस बात पर दुखी है कि शार्लॉक अपने बुरे आचरण के कारण अपनी पुत्री को खो देगा। सीन 5 में हम देखते हैं कि शार्लॉक लॉन्सलॉट से ये बताता है कि वह बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है, क्योंकि उसे शार्लॉक जैसा मालिक दोबारा नहीं मिलेगा। वह ये नौकरी छोड़कर गलत कर रहा है और वह बेसेनियो के जहाँ जा रहा है वहाँ वो सुख और आराम वो प्राप्त नहीं करेगा जिसकी वो यहाँ चाह करता था और जो उसे यहाँ मिलते थे। लेकिन लॉन्सलॉट अपना मन बना चुका है और उसकी बातों पर ध्यान नहीं देकर जाने का ही निवेदन करता है। बेसेनियो बेलमोंट जाने से पहले अपने समस्त मित्रों को दावत देना चाहता है, जिस दावत में वह शार्लॉक को भी बुलाता है।
और शार्लॉक इसमें जाना नहीं चाहता क्योंकि उसे शक है कि इसमें जरूर इन ईसाइयों की कोई चाल होगी। लेकिन जाने से पहले वह अपनी बेटी को अपने घर की चाबियां देते हुए कहता है कि बेटी सावधान रहना, बाहर मत देखना, मुझे इन ईसाइयों पर भरोसा नहीं है और मैंने चीज जेवर सारे बक्से में रख दिए हैं, तुम हिफाजत से रहना, ध्यान रखना, बाहर नहीं जाना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उसे जरा सा भी आभास नहीं है कि उसकी बेटी लोरेंजो के साथ इस सभी सामान को, हीरे जवाहरात, पैसे को लेकर भाग जाने वाली है। वह अपनी बेटी पर विश्वास करके चाबी देकर चला जाता है। सीन 6 में हम देखते हैं कि ग्रेसियानो और सेलेरिनो आपस में कह रहे हैं कि लोरेंजो ने काफ़ी समय लगा दिया है क्योंकि वह लोरेंजो के साथ जेसिका को भगा लेने की योजना में कार्य कर रहे हैं। लोरेंजो अभी तक नहीं आया है, इसीलिए वो प्रतीक्षा में अधीर हो रहे हैं, धैर्य खो रहे हैं। तभी हम देखते हैं कि लोरेंजो वहां पर आ जाता है और अपने देर से आने का कारण बताता है। पूर्व की निर्धारित योजना के अनुसार ही जेसिका अपनी छत पर बालकोनी से देखती है जो पुरुष वेश पहने हुए है और वह लोरेंजो के साथ भाग जाने के लिए तैयार है। उसे थोड़ा पुरुष वेश में शर्म भी आ रही है, शर्म महसूस कर रही है और वह लोरेंजो के सामने इस रूप में नहीं आना चाहती। लोरेंजो रस्सी के द्वारा उसे ऊपर से नीचे आने के लिए कहता है। लोरेंजो रस्सी के द्वारा सारा सामान जो कि जेसिका ने ऊपर से नीचे दिया वो प्राप्त कर लेता है, जिसमें वह काफ़ी सारे पैसे, काफ़ी सारी स्वर्ण मुद्राएं और नीलम जैसे बहुमूल्य रत्न को लेकर उसके साथ चल देती है। लोरेंजो जेसिका को उसके घर से उसके पैसे, जेवरात सहित भगा लाता है। दृश्य 7 में हम देखते हैं कि पोर्शिया अब मोरक्को के राजकुमार से मिलती है, लेकिन पेटिका की पहेली हल करने से पहले जैसा कि सभी को निर्देशित किया जाता है, उसे बताया जाता है कि इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए यह अनुबंध है कि अगर आप इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो आप यहाँ पर अगर हार जाते हैं तो आपने किस बेटी को चुना है यह बाहर जाकर नहीं बताएंगे। आप अगर हार जाते हैं तो फिर कभी भी किसी कुमारी, राजकुमारी या कुमारी बाला से विवाह नहीं करेंगे और हार जाने के बाद यहाँ किसी प्रकार का तर्क वितर्क किए बिना ही चुपचाप बाहर चले जाएंगे। इन सभी बातों से सहमत होकर मोरक्को का राजकुमार उत्साहित होते हुए बक्सा खोलने के लिए जाता है और वह बक्से को देखता है। उसके सामने 3 प्रकार के बक्से रखे हुए हैं, जिसमें एक सोने का बक्सा है, एक चांदी का बक्सा है और एक रांगे का बक्सा है। वह तीनों बक्सों को देखता है जिन पर बाहर पंक्तियां लिखी हैं। सोने के बक्से पर पंक्ति लिखी है, Who chose me shall gain what many men desires। मतलब जो मुझे चुनता है उसे वह प्राप्त होता है जिसे हर कोई व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। और चांदी के बक्से के ऊपर लिखा हुआ है, Who chose me shall gain as much as he deserves। जो मुझे चुनता है वह उतना ही प्राप्त करता है जितना वह पाने के योग्य होता है। और रांगे के बक्से पर लिखा है, Who chose me must give and hazard all he hath। अर्थात जो भी मुझे चुनेगा उसे अपनी समस्त वस्तुएं जो भी उसे प्राप्त हैं गंवाने को तैयार रहना होगा। जब वह इन तीनों को पढ़ लेता है तो वह सोच विचार कर सोने वाली बक्से को चुनने के लिए निर्णय करता है और वह सोने वाली पेटी को चुनता है। जब वह सोने वाली पेटी के लिए चाबी लेकर उसको खोलता है तो उसे उसके अंदर एक मानव की खोपड़ी का कंकाल मिलती है और उसके अंदर एक लेटर रखा होता है। जब वह खोपड़ी को देखता है तो उसे बड़ा दुख होता है और लेटर में लिखा है, जो लोग बाहरी चमक और दिखावे से आकर्षित होते हैं वे हमेशा धोखे के शिकार हो जाते हैं। इस प्रकार वह निराश होकर वहां से चला जाता है। दृश्य 8 में हम देखते हैं कि सेलेरिनो और सेलेनियो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं कि जेसिका लोरेंजो के साथ भाग गई है और अपने साथ कीमती रत्न जो ले गई है, जिससे शार्लॉक को बहुत दुख आघात पहुंचा है और वह खुली सड़कों पर बावलों के समान रोता बिलखता हुआ, चिल्लाता हुआ इधर उधर घूम रहा है। वह प्रतिशोध से भरा हुआ है और वह
ईसाइयों से बदला लेना चाहता है, वह बहुत अधिक क्रोधित है और इसीलिए वह अपने यहूदी साथी ट्यूबल को उसकी तलाश में लगा देता है, खूब पैसे खर्च करता है, उसकी खोज के लिए भेजता है। सफलता ना मिलने पर वह काफी निराश है। दृश्य 9 में हम देखते हैं कि एरागन का राजकुमार पोर्शिया से शादी करने के लिए जो वहां आया है वह अपने प्रेम का प्रस्ताव रखता है। एरागन का राजकुमार अपने पर काफी गर्व अभिमान करता है और वह संदूक को खोलने में काफी आंख इधर उधर मिचलाता है, परंतु काफी देर मनोद्वंद के बाद वह चांदी के बक्से को खोलने के लिए मन बना लेता है, जिस पर लिखा है कि जो मुझे चुनता है वह उतना प्राप्त करता है जितना वह पाने के योग्य है। उसे लगता है कि पोर्शिया को सिर्फ वही पाने के योग्य है, इसीलिए इसी में ही उसका चित्र होगा और वह चांदी के बक्से को चुनता है। चांदी के बक्से को जब वह खोलता है तो वह देखता है कि उसमें एक मूर्ख मस्खरे की खोपड़ी निकलती है, जिसमें एक लेटर भी होता है और उस लेटर पर लिखा है 3 बार जो नहीं सोचते हैं वे मूर्ख की खोपड़ी पाने के ही योग्य हैं। और उसे इस बात को पढ़कर बहुत दुख होता है कि वह क्या मूर्ख की खोपड़ी के पाने ही योग्य था, और वह वहां से चला जाता है। एक्ट 3 के सीन 1 में हम देखते हैं कि सेलेनियो और सेलेरिनो के बीच में आपस में वार्तालाप हो रही है और सेलेनियो हमें यह सूचना देता है कि अंग्रेजी चैनल में कुछ जहाज डूब गए हैं और उसे डर है कि कहीं ये एंटोनियो के ना हो। तभी वहां पर शाइलॉक का प्रवेश होता है और शाइलॉक सेलेरिनो से कहता है कि अब एंटोनियो दिवालिया हो चुका है, अब उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए वह एंटोनियो से अब बदला लेने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। दोनों मित्र शाइलॉक से निवेदन करते हुए कहते हैं कि क्या वह इस समय भी, जब एंटोनियो दिवालिया हो चुका है, क्या वह उससे 1 पाउंड मांस लेगा और ऐसा कर कर उसे क्या लाभ होगा, उसे जबकि एंटोनियो पर दया दिखानी चाहिए। लेकिन शाइलॉक गुस्से में भरते हुए कहता है कि नहीं, ये उसे बदला लेने का अच्छा समय और मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीन 2 में हम देखते हैं कि पोर्शिया अब बिसेनियो से मिलती है। बिसेनियो विवाह करने के लिए बेलमोंट पहुंच चुका है और वह जब वहां पहुंचता है तो पोर्शिया ये चाहती है कि वह डिब्बे को चुनने में जल्दबाजी ना करे, वह डिब्बे को चुनने में पूरा समय लगाए ताकि वह सही प्रकार से चुनाव कर सके। अगर उसने गलती से भी गलत डिब्बे को चुन लिया तो वह हमेशा हमेशा के लिए उसे खो देगी और वह उसे खोना नहीं चाहती, क्योंकि वह दिल ही दिल उससे मोहब्बत करती है, प्रेम करती है और उसे अपना दिल दे चुकी है। अंत में बिसेनियो उसकी बात को समझते हुए अपने भी इच्छाओं को प्रकट करता है और कहता है वह भी उसे प्रेम करता है, लेकिन उसका प्रेम उसे कहीं कमजोर ना बना दे, इसलिए पहले वो अपने डिब्बे को चुनना चाहता है। पोर्शिया अपने सहायकों के साथ उसे डिब्बे वाले कहानी वाले कक्ष में ले जाती है और सोच विचार करने के बाद बिसेनियो उस रांगे वाले डिब्बे को चुनता है जिस पर लिखा था कि जो भी मुझे चुनेगा उसे अपनी समस्त वस्तुएं जो भी उससे प्राप्त हैं वो सब गंवाने के लिए तैयार रहना होगा। पोर्शिया बिसेनियो की सफलता से बहुत प्रसन्न है, वह बहुत खुश होती है और डिब्बे को खोलने पर पोर्शिया का बहुत ही सुंदर चित्र निकलता है और बिसेनियो पोर्शिया को अपनी पत्नी स्वीकार कर लेता है। उसी समय जब खुशी का उत्सव होता है, खुशी मनाई जा रही है, ग्रेसियानो भी खड़ा होकर कहता है कि मित्र लोरेंजो ने भी अपनी पत्नी जेसिका प्राप्त कर ली है, आपने भी अपनी पत्नी पोर्शिया प्राप्त कर ली है, क्यों ना अब मैं भी अपनी पत्नी के बारे में आपको अपनी इच्छा प्रकट करूं, मैं भी विवाह करना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो तो। इस बात पर प्रसन्नतापूर्वक बिसेनियो कहता है कि तुम्हें शायद ज्ञात होना चाहिए कि विवाह के लिए एक लड़की की आवश्यकता होती है। तभी वह मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने लड़की देख ली है और पूछने पर वह नेरिसा की ओर इशारा करता है और नेरिसा मुस्कुराते हुए सिर हिला देती है। इस पर पोर्शिया उससे पूछती है क्या ये बात सच है? तब नेरिसा कहती है मेरी मालकिन, अगर आप इजाज़त देंगी तभी ये शादी होगी, जैसा कि मैंने ये पूर्व में ही शर्त रख दी थी। और बिसेनियो और पोर्शिया सहमति देते हैं और खुशी खुशी
उनकी भी शादी तय हो जाती है। पोर्शिया कहती है, यह भवन, ये नौकर चाकर और मैं स्वयं भी अब आपकी हो चुकी हूँ और यह सब भी अब आपके हो चुके हैं। इसलिए मैं अपने प्रेम के प्रतीक इस अंगूठी के साथ ये सारी वस्तुएं आपको सौंप रही हूँ। जिस क्षण यह अंगूठी आपके पास ना रहेगी अथवा खो जाएगी या आप किसी को यह अंगूठी दे देंगे, मैं ये समझ लूँगी कि हमारे प्रेम के बीच अब कोई अंतर या कोई दूसरा आ गया है, यानी हमारा प्रेम अब उतना सच्चा नहीं रहा, प्रेम बेवफा हो गया है। तभी इस बात के जवाब में बेसेनियो कहता है कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि यह प्यारी अंगूठी मेरे से कभी भी पृथक नहीं होगी, कभी भी अलग नहीं होगी। अगर कभी ऐसा हुआ तो तुम समझ लेना कि मेरी इस उंगली में अब प्राण या जीवन नहीं रहा है, या ये समझ लेना कि अब बेसेनियो इस दुनिया में नहीं रहा है। नेरिसा भी अपनी प्रेम स्वरूप अंगूठी ग्रेसियानो को पहनाते हुए कहती है, मैं भी चाहती हूँ कि तुम भी मेरे मालकिन के समान, जैसा कि तुम्हारे मालिक ने बेसेनियो ने मेरी मालकिन पोर्शिया को आश्वासन दिया है, वादा दिया है, तुम भी वैसा ही वादा करो कि इस अंगूठी को कभी भी अपने से अलग नहीं करोगे। ग्रेसियानो भी आश्वासन देता है कि वह भी अपने मालिक के समान ही वफादार रहेगा और कभी भी इस अंगूठी को अपने से दूर नहीं करेगा। अब लोग ये आपस में शादी की खुशियां मना रहे हैं, शादी तय हो जाने की खुशियां मना रहे हैं। उसी समय मंच पर लोरेंजो, जेसिका और सेलेरिनो दिखाई पड़ते हैं। सेलेरिनो बेसेनियो को एक पत्र देता है, जिस पत्र में उसे पढ़कर पता चलता है कि साइलॉक ने एंटोनी को गिरफ्तार करवा लिया है और वह उसके शरीर से 1 पाउंड मांस काटने की तैयारी कर रहा है। और एंटोनी ने पत्र लिखकर उसे अपने अंतिम समय में उसे मिलने के लिए बुलाया है, जिस बात से बेसेनियो के चेहरे की प्रसन्नता गायब हो जाती है और पोर्शिया यह देखकर समझ जाती है और वह उस लेटर को लेकर पढ़ती है। वह कहती है कि अगर आपके मित्र आपके जीवन में इतने महत्वपूर्ण हैं तो आपके कष्ट मेरे लिए भी बराबर हैं। मैं अपना सर्वस्व धन देकर आपके मित्र को छुड़ाने की पूरी कोशिश करूंगी। इसलिए मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप अपनी सारी दौलत ले जाएं और अपने मित्र को बचा कर लाएं। पोर्शिया कहती है, बस इतना ही नहीं, आप अपने साथ 6000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और इन मुद्राओं को देकर उस शपथ पत्र को साइलॉक से वापस लेना है और जरूरत पड़े तो आप 2 गुना 3 गुना ज्यादा रकम देकर भी हर हाल में उस शपथ पत्र को वापस लेना और अपने मित्र की जान बचाना। कहीं ऐसा ना हो कि बेसेनियो के रहते हुए उसके मित्र का कोई बाल भी बांका कर सके। लेकिन ऐसा करने से पहले हम लोगों को गिरजाघर जाना चाहिए ताकि हम वैवाहिक विधान वो सारे पूरे कर सकें और कानूनन विवाह के बंधन में बंध सकें। उसके बाद सीधे आप अपने मित्र के साथ अपने मित्रों को बचाने के लिए वेनिस चले जाना। बेसेनियो 6000 ड्यूकेट्स लेकर अपने मित्र ग्रेसियानो के साथ सेलेरिनो को साथ लेकर वेनिस के लिए जाने के लिए तैयार है और नौका से वह चले जाते हैं। सीन 3 में हम देखते हैं कि साइलॉक एंटोनियो को जेलर के द्वारा पकड़वाए हुए है और सेलेरिनो उससे निवेदन करता है कि वह उस पर दया दिखाए। एंटोनी भी साइलॉक से निवेदन करता है कि वह उस पर दया करे और उसे ऐसा कठोर दंड न दे, लेकिन साइलॉक गुस्से में आकर क्रोधित होकर उससे कहता है कि वह उसे माफ नहीं करेगा, उसे अपने बॉन्ड के अनुसार न्याय चाहिए, न्याय। और अब उसे अपने की पूर्व में किए गए सभी अपराधों की, जो उसने उसकी बेइज्जत कर कर उसको धन में आर्थिक हानि देकर सार्वजनिक रूप से उसकी बेइज्जती कर कर किया था, उन सब की कीमत चुकानी होगी और वह उसे माफ करने से मना कर देता है। सीन 4 में हम देखते हैं कि पोर्शिया, नेरिसा, लोरेंजो, जेसिका और बाल्थजार ये सब आपस में वार्तालाप कर रहे हैं। पोर्शिया कहीं जाने की तैयारी में है और वह अपने घर की जिम्मेदारी कुछ समय के लिए लोरेंजो और उसकी पत्नी जेसिका को सौंपने को कहती है। लोरेंजो और जेसिका पोर्शिया की अनुपस्थिति में उसके मकान की रखवाली करेंगे और सभी सेवक उसको मकान मालिक या उसके मालिक के रूप में ही सम्मान देकर उसकी आज्ञा का पालन करेंगे। पोर्शिया अपने एक सेवक को पत्र लिखकर डॉक्टर वलेरियो के पास भेजती है, जो कि उसके कजिन हैं, कि वह उनकी कुछ कानूनी सलाह लेकर
समुद्र किनारे तट पर मिले पोर्शिया बाल्थजार से नावों को समुद्र तट के किनारे लाने को कहती है। हम देखते हैं कि पोर्शिया गुप्त रूप से नेरिसा से अपने मन की योजना के बारे में बताती है और उससे कहती है कि हम लोग शीघ्र ही पुरुष परिधानों में होंगे और वह कहीं बाहर जाएंगे। नेरिसा अभी उसकी बात को पूरी तरीके से समझने में असमर्थ है और वह मुस्कुराते हुए उसके साथ चल देती है। पोर्शिया भी वेनिस जाकर शाइलॉक से एंटोनियो को बचाने की इस मुहिम में गुप्त रूप से कार्य कर रही है। पोर्शिया पुरुष वेश धारण कर नेरिसा को अपनी सेविका बनाकर वकील वेश में वेनिस जाकर शाइलॉक से एंटोनियो को छुड़ाने की योजना में कार्य कर रही है, जबकि लोरेंजो और जेसिका को वह यह कहकर जा रहे हैं कि वह अपने पति के वियोग के समय को एकांत में वास में जाकर तपस्या कर अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना करेंगे। सीन 5 में हम देखते हैं कि लॉन्सलॉट और जेसिका आपस में मिलते हैं और लॉन्सलॉट जेसिका से कहता है कि उसे उसके पिता के बुरे कर्मों की सजा भुगतनी होगी, लेकिन जेसिका मुस्कुराते हुए कहती है कि लोरेंजो की अच्छाई अब उसे बचा लेगी क्योंकि अब वह ईसाई बन चुकी है। तभी लोरेंजो मंच पर आता है और लॉन्सलॉट और जेसिका को बात करते हुए देखकर उसके मन में ईर्ष्या महसूस होती है। जेसिका इस बात से मना करती है। लोरेंजो की गलतफहमी को वह दूर करने का प्रयास करती है। तभी लोरेंजो उसे पोर्शिया के विषय में बताता है। तब वह कहती है कि पोर्शिया एक नेक महिला है। एक्ट 4 के सीन 1 में हम देखते हैं कि ये कोर्ट का दृश्य है और जहां पर हम ड्यूक, एंटोनियो, शाइलॉक, सेरेलिनो और वहां के वेनिस के बहुत सारे लोगों को जमा देखते हैं। एंटोनियो वहां पर बंदी के रूप में लाया जाता है। ड्यूक शाइलॉक से एंटोनियो पर दया दिखाने के लिए कहता है क्योंकि वह दिवालिया हो चुका है, अब उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं, परंतु शाइलॉक ऐसा करने से मना कर देता है। तभी हम देखते हैं नेरिसा जो कि अब पुरुष वेश बनाकर वकील के असिस्टेंट के रूप में है, वह मंच पर आती है और वहां पर एक पत्र लाती है जो वह ड्यूक तक पहुंचाती है। इस पत्र की सहायता से ड्यूक को पढ़कर यह पता चलता है कि डॉक्टर बेलिरियो जो कि कानून के बहुत ही ज्ञाता और जानकार व्यक्ति हैं, जिनकी सलाह ड्यूक ने मांगी थी इस मुकदमे के संबंध में, वह उस स्थान पर स्वयं नहीं आ सकते क्योंकि वह बीमार हैं, लेकिन वह अपने स्थान पर एक दूसरे अनुभवी वकील को भेज रहे हैं और वह वकील पोर्शिया पुरुष वेश में वहां प्रस्तुत होती है। वह पत्र के द्वारा यह बताते हैं कि वह इस वकील के कम आयु के होने से उसकी बुद्धि का आकलन ना करें, यह बुद्धि में, ज्ञान में उसी के समान काफी जानकार है और इस बात पर ड्यूक उसे अनुमति देते हैं कि वह कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाए। सर्वप्रथम पोर्शिया जो इस समय पुरुष वेश में वकील के रूप में है, वह शाइलॉक से, एंटोनी से परिचय करती है और बताती है कि वह इस प्रक्रिया में उन्हें न्याय दिलाएगी और वह सबसे पहले शाइलॉक को दया के ऊपर एक सुंदर कविता सुनाती है ताकि शाइलॉक में दया की भावना जागृत हो सके, जिसे हमने मर्सी पोएम के रूप में पढ़ा है। लेकिन इस बात का शाइलॉक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसीलिए वह कहती है ठीक है तो आपके नियम अनुसार आपको न्याय मिलेगा, आपके बॉन्ड के अनुसार आपको न्याय मिलेगा। शाइलॉक इस बात से बहुत प्रसन्न हो जाता है और उसकी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है कि यह वकील बहुत ही अच्छा है। लेकिन जब वह उसके मांस काटने को अनुमति देने को कहता है तो वह कहती है ठीक है आप इसके शरीर से 1 पाउंड मांस काट सकते हैं, लेकिन कहीं कोई किसी प्रकार की बात ना हो, इसीलिए डॉक्टर को बुला लेते हैं ताकि आवश्यकता पड़ने पर वह उनका इलाज कर सके। इस बात पर शाइलॉक कहता है क्या मेरे बॉन्ड में ऐसा लिखा है? अगर बॉन्ड में ऐसा लिखा है तभी ऐसा होगा, बॉन्ड के अलावा कुछ नहीं होगा। पोर्शिया उसकी इस बात को ध्यान में रखते हुए कहती है ठीक है बॉन्ड के अनुसार ही सारे कार्य किए जाएंगे जैसा आप चाहते हैं, न्याय चाहता है, कानून भी यही कहता है कि बॉन्ड के अनुसार ही कार्य होना चाहिए। बॉन्ड में डॉक्टर का जिक्र नहीं है, इसलिए बिना डॉक्टर के ही प्रक्रिया होनी चाहिए। और शाइलॉक अपने छुरे की सहायता से एंटोनी के शरीर से मांस काटने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही वह उसके सीने पर छुरे को रखता है, पोर्शिया उसे रोकते हुए कहती है रुको, आप इसके शरीर से
1 पाउंड मांस एक ही बार में ना कम ना ज्यादा काटेंगे और इसके शरीर से मांस काटते समय एक बूंद भी रक्त यानी खून नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ऐसा बॉन्ड में नहीं लिखा है। अब इस बात पर एंटोनियो कुछ राहत महसूस करता है और शार्लॉक कुछ दुविधा में आ जाता है कि ऐसा संभव नहीं है, और वह अपने पूर्व दिए गए ऑफर यानी कि 6000 ड्यूकेट्स लेने के लिए राजी हो जाता है, जो कि बेसेनियो ने उसे प्रदान किए थे। बेसेनियो ने पहले पोर्शिया के आने से पहले उसको 6000 ड्यूकेट्स ऑफर किए थे कि अगर वह शार्लॉक एंटोनी पर दया दिखाए तो वह उसे 6000 ड्यूकेट्स देने को तैयार है, लेकिन शार्लॉक ने ऐसा करने से मना कर दिया था। लेकिन अब यही शार्लॉक 6000 ड्यूकेट्स लेने को तैयार है, क्योंकि वह अपने बॉन्ड के अनुसार कार्य नहीं कर पा रहा है। लेकिन पोर्शिया अब उसे रोक देती है, क्योंकि वह कहती है कि उसे पहले भी कई बार ये कहा गया था, लेकिन उस समय उसे केवल न्याय ही चाहिए था और इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए था, इसीलिए अब उसे पैसे नहीं मिलेंगे। लेकिन चूंकि वह अपने न्याय के अनुसार एक विदेशी को मारना चाहता था और वेनिस के नियम के अनुसार किसी विदेशी का रक्त बहाना, खून बहाना वेनिस के नियमों के खिलाफ है, और इसलिए उस पर अब सरकारी मुकदमा चलाया जाएगा, जिस मुकदमे के तहत अब उसकी आधी संपत्ति राजकोष में जमा होगी और आधी संपत्ति उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी वह जान लेना चाहता था, यानी कि एंटोनी को दी जाएगी। और उसकी जान इस शर्त पर बख्शी जाएगी अगर उसे ड्यूक क्षमा कर देते हैं, और शार्लॉक एंटोनी से माफी मांगता है और एंटोनी उसे क्षमा कर देता है। ड्यूक से क्षमा मांगने पर ड्यूक उसे माफ कर देता है। एंटोनी इस शर्त पर उसे माफ करता है कि उसके जीते जी वह संपत्ति एंटोनी के पास जमानत के रूप में रहेगी, और उसके मरने के बाद वो सारी संपत्ति उसकी बेटी और दामाद यानी कि लोरेंजो और जेसिका को प्रदान कर दी जाएगी। एंटोनियो की इस बात को सुनकर शार्लॉक बहुत दुखी हो जाता है और वह बाबलो जैसी मनोदशा में इधर उधर भटकने लगता है, क्योंकि अब उसके पास ना घर है, ना धन है, ना दौलत है, और उसे अपना धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाना पड़ेगा और वह घर जाने की अनुमति चाहता है। सीन 2 में हम देखते हैं कि एंटोनी जब बच जाता है तो बेसेनियो बहुत खुश होता है और एंटोनी बेसेनियो को देखकर बहुत खुश होता है। दोनों बहुत प्रसन्न हैं और इस खुशी में वे कुछ उपहार वकील यानी कि पुरुष वेश में पोर्शिया को देना चाहते हैं, और यहाँ पर पोर्शिया के द्वारा एंटोनियो से उसके हाथ के ग्लव्स मांग लिए जाते हैं, जबकि बेसेनियो से उसकी अंगूठी मांगी जाती है, जिसे वो शुरुआत में देने में हिचकिचाता है, और एंटोनियो के कहने पर वह अंगूठी उसे ग्रेसियानो के द्वारा भिजवा देता है। बेसेनियो के द्वारा दी गई अंगूठी जो कि ग्रेसियानो ने उसे लाकर दी थी, पोर्शिया ले लेती है और इशारों में वह नेरिसा की ओर इशारा करते हुए कहती है कि मैंने अपना कार्य कर दिया है, अब शेष तुम्हारा कार्य बाकी है। और वह ग्रेसियानो से कहती है कि अनुबंध पत्र पर साइन कराने के लिए मेरे असिस्टेंट को, मेरे सहायक को, जो कि नेरिसा पुरुष वेश में है, उसे शार्लॉक का घर जाना है जो कि उसने नहीं देखा है, क्या तुम इसे इसका घर दिखा दोगे? और ग्रेसियानो की सहमति लेकर वह उसके साथ उसे भेज देती है। और रास्ते में बड़ी चालाकी से नेरिसा भी ग्रेसियानो से यह कहकर कि मेरे स्वामी ने आपके मित्र को बचाने के लिए काफ़ी प्रयास किया और उन्होंने उपहार स्वरूप उसे अंगूठी दी, लेकिन अनुबंध पत्र को तैयार करने में मैंने भी प्रयास किया था, मेरा भी हक है कि मैं आपसे आपकी अंगूठी लूँ, तो क्या आप मुझे अपनी अंगूठी नहीं देंगे? और ग्रेसियानो ने भी अपनी अंगूठी नेरिसा को दे दी। अब पोर्शिया ने और नेरिसा ने दोनों ने ही अपने पतियों से अंगूठी प्राप्त करी और वह एंटोनियो, बेसेनियो, ग्रेसियानो, सेलेरिनो के बेलमोंट पहुंचने से पहले ही दूसरी नौका से बेलमोंट पहुंच जाती हैं। एक्ट 5 सीन 1 में हम देखते हैं कि लोरेंजो और जेसिका आपस में बातें कर रहे हैं, तभी स्टेफेनो वहां पर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि पोर्शिया आने वाली हैं। लॉन्सलॉट मंच पर आता है और बेसेनियो के आने की खबर भी देता है। अब नेरिसा और पोर्शिया दोनों ही वहां पर पहुंच जाती हैं। पोर्शिया की आवाज के साथ लोरेंजो को उसके आने का पता चल जाता है। वह पोर्शिया को बताता है कि बेसेनियो भी आने वाला है। ग्रेसियानो, एंटोनियो और बेसेनियो मंच पर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि नेरिसा की ग्रेसियानो से अंगूठी के ऊपर कुछ लड़ाई झगड़ा या विवाद हो रहा है।
पोर्शिया दोनों के बीच हस्तक्षेप करते हुए कहती है, क्या ग्रेसियानो ने अपनी अंगूठी किसी और को दे दी है? ये तो एक बेवफा व्यक्ति का कार्य है। निश्चित रूप से तुम्हारे पति बेवफा हो सकते हैं, लेकिन मेरे पति बेसेनियो ऐसा आदमी कभी नहीं है। वह अपनी अंगूठी किसी भी कीमत पर किसी को नहीं देगा, क्योंकि उसने वादा किया था कि केवल उसके मरणोपरांत ही अंगूठी उसकी उंगली से अलग होगी, और अगर अंगूठी उंगली से अलग हो जाए तो मान लेना कि बेसेनियो अब इस दुनिया में नहीं है। इस बात पर वह बेसेनियो को इशारा करते कहती है, क्यों मेरे पतिदेव, क्या आप अपनी अंगूठी मुझे नहीं देंगे? बेसेनियो बड़ा शर्माते हुए, लज्जित होते हुए कहता है कि उसने अपनी अंगूठी भी किसी को दे दी है, और इस बात पर पोर्शिया उससे नाराज होते हुए कहती है, क्या वो भी अपने मित्र ग्रेसियानो की तरह बेवफा निकला? तो वह उसे कहता है कि नहीं, उसने ये अंगूठी अपने मित्र को बचाने वाले उस वकील को दी थी जिसका नाम बाल्थजार था, और उसने बड़ी कुशलता से अपने बुद्धि का प्रयोग करते हुए उसके मित्र की जान बचाई थी, और इसीलिए प्रसन्न होकर उसने वह अंगूठी उसे दे दी। जिस बात पर पोर्शिया उसकी ओर कहती है कि वह झूठ बोल रहा है, उसने जरूर किसी महिला को अंगूठी दी होगी। बेसेनियो के बार बार कहने पर कि वह अंगूठी उसने वकील को ही दी है, वह बात को मानने को तैयार नहीं है, और उनमें भी आपस में मतभेद होने लगता है। मतभेद को बढ़ता हुआ देखकर एंटोनियो काफी परेशान हो जाता है। तब वह पोर्शिया इस बात को समझते हुए मुस्कुराते हुए वहां से हटती है, और चुपके से वो अंगूठी अपने हाथ से एंटोनियो के हाथ में देती है और कहती है कि लो, इसे मित्र से कहो कि वह मुझे वापस दे दे। एंटोनी जाता है और जाकर वह अंगूठी बेसेनियो को देता और कहता है, ये अंगूठी उसे पहनाकर वादा करो कि तुम दोबारा कभी दूर नहीं करोगे। बेसेनियो जब अंगूठी देखता है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, क्योंकि ये अंगूठी वही थी जो उसने वकील को दी थी। बाद में ज्ञात होता है कि ये अंगूठी एंटोनियो को पोर्शिया से ही प्राप्त हुई है। तो वह उससे पूछता है कि ये अंगूठी तो उसने वकील को दी थी, पोर्शिया के पास ये कैसे आई? तो पोर्शिया कहती है कि जिस प्रकार तुमने ये अंगूठी उस वकील बाल्थजार को दी थी, वही बाल्थजार वकील तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझसे मिलने आया था, और उसने तुम्हारी अनुपस्थिति में मुझे अंगूठी मुझे प्रेम स्वरूप उपहार में दी थी। इस बात पर बेसेनियो कुछ संशय में पड़ जाता है, और तब वह अपने पूरे इस रहस्य का उद्घाटन करती है, रहस्य को खोलती है कि वो वकील कोई और नहीं, वह स्वयं थी, और वही वो बाल्थजार बनकर वहाँ गई थी, और ये जो उसका सेवक था वो कोई और नहीं, वो स्वयं नेरिसा ही थी। और इस प्रकार हंसते हंसते सभी लोग अपने अपने कक्ष की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, और नाटक का यही अंत हो जाता है। मित्रों, उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। मैंने यथासंभव जितना शॉर्ट हो सकता था उतना शॉर्ट, और जितना ज़रूरी था उतना बताने का प्रयास किया है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल पर नए हो इसको सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।